हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज समास। ठीक है, ये अगर आप 7th 8th 9th 10th में हो तो समास आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं समास होता क्या है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया रूप, नया और छोटा शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं बोलूं आपको चंद्रमा के समान मुख वाला, आप क्या बोलोगे इसे? ये दो से अधिक शब्द हैं, 1 2 3 4 5, ये कारक हो गया। 1 2 3 4, 4 शब्द है इसमें। अब इसका मैं एक ही, इनको छोटा करके एक ही वर्ड बना दूंगी, चंद्रमुख। मतलब चंद्रमा के समान मुख वाले को हम क्या बोलते हैं? चंद्रमुख। तो ये क्या हो गया? समास हो गया। समझ में आई बात? तो यही चीज होता है समास। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम तब ये अपना संधि क्या होता है ना? क्योंकि संधि में भी तो मतलब शब्दों को जोड़ते हैं, बट नहीं, संधि में शब्दों को नहीं, वर्णों को जोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं? सी, अब जैसे आपका यहाँ पर मान लो ये अपना सी क्या होता है? समस्त पद। ये समस्त पद है। समस्त पद मतलब क्या? ये जितने भी वर्ड थे, पूजा के लिए घर, ठीक है, ये जो वर्ड है इसे समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह हमने किया, अलग अलग शब्दों को अलग अलग कहना करना समास विग्रह कहलाते हैं। और शब्दों को छोटा करके, जोड़ करके छोटा कर देना समस्त पद कहलाता है। ओके, और इस यहाँ पर दो शब्द है ना, इनको मिलाकर एक पूजा घर बन गया है, लेकिन ये इसे पूर्व पद कहते हैं और इसे उत्तर पद कहते हैं। पूजा यहाँ पर पूर्व पद हो गया और घर उत्तर पद हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं, मान लो पूजा घर दिया हुआ है, समास विग्रह करे, तो आप क्या लिखोगे? पूजा के लिए घर। मान लो पूजा घर दिया गया है, इसमें बोलेगा पूर्व पद क्या है, तो आप क्या बोलोगे? पूजा। उत्तर पद क्या है, आप क्या बोलोगे? घर। समझ में आई बात? या फिर क्वेश्चन इस तरह भी कह सकता है कि राजा का पुत्र दिया हुआ रहेगा, इसका बोलेगा समास समस्त पद बनाओ, तो आप क्या लिखोगे? राजपुत्र। और इसका पूर्व पद क्या हो गया? राजा, और उत्तर पद क्या हो गया? पुत्र। समझ में आई बात? चलो, एक और वर्ड है यहाँ पर समास विग्रह। समास विग्रह मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। कोई आपको ये जो वर्ड्स है ना, ये मालूम होने चाहिए। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो। तो सामासिक शब्दों के बीच, सामासिक शब्दों मतलब जो जुड़े हुए हैं, के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए समास विग्रह करते हैं। मतलब उनको शब्द को अलग अलग करते हैं। जब समस्त पद के लिए सभी पद अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता समस्त पद है, तो इसका विग्रह कैसे हो जाएगा? माता और पिता। राजपुत्र, राजा का पुत्र, विग्रह हो गया। ठीक है, ये 3 वर्ड्स होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब समास के हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये सारे इतने इस टाइप के नाम देख करके, सुन करके, बट नहीं, अभी मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत इजी है। एंड हाँ, वन थिंग मोर कि इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप में हो जाता है, वो शायद अभी आपको नहीं ज़रूरत है, आप इसे ही अच्छे से समझ लो, काफ़ी है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम द्वंद्व समास से। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाद इसको इसे ही पढ़ना है, ठीक है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। पद, दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसका विग्रह करने पर मतलब अलग अलग करने पर और अथवा या एवं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर आप लोगों की हिंदी अच्छी हो तो आपको मालूम होगा और अथवा या एवं मतलब और क्या हो गया? एंड, राइट? अथवा या
अथवा क्या हो गया, अथवा या, और एवं क्या हो गया, एंड। तो मतलब कि ये यूज़ का इनका प्रयोग होता है जब विग्रह करते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, राइट। द्वंद्व मतलब देखो, और यहाँ पर द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह इसे कहते हैं, हाइफन को कहते हैं योजक चिन्ह, राइट। देखो अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करती हूँ पिक्चर से। देखो द्वंद्व मतलब होता है फाइट, ठीक है। देखो ये लोग लड़ रहे हैं ना, इसका हाथ का पोजीशन देखो, इसके हाथ का पोजीशन देखो, राइट। मतलब दोनों बॉडी बिल्डर है कितने ज़्यादा। मतलब द्वंद्व जो होता है ना वो हमेशा इक्वल लोगों वाले के बीच होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है हाथी के साथ चींटी की लड़ाई तो नहीं होती है, देखा है क्या कभी। तो द्वंद्व हमेशा इक्वल लोगों वाले में होता है। इसी तरह यहाँ पर भी इक्वली इम्पोर्टेंस रहेगा दोनों में, जैसे नर नारी। आप बोल सकते हो कि नर ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है और नारी ज़्यादा, नहीं, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये इसका तरीका है याद रखने का। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। देखो एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये आपकी मम्मी है और ये आपके पापा है। अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं कौन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप क्या बोलोगे, मम्मी, तो खाओगे पापा से पिटाई। अगर आप बोलोगे पापा तो खाओगे मम्मी से पिटाई। तो दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद इक्वल होते हैं। समझ में आई बात। चलो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, लेट्स से। जल वायु, जल और वायु। और मैंने अभी एक बात और बताई कि विग्रह करने पर और शब्द का यूज़ करते हैं, अथवा शब्द का यूज करते हैं, या और एवं शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। अपना पराया, अपना या पराया। अब आप बोलोगे मैम आपने यहाँ पर या क्यों लगाया और क्यों नहीं लगाया, बेटा वो इसलिए क्योंकि या तो कोई आपका अपना ही होता है या पराया होता है। देयर आर टू ऑप्शन ओनली, समझ रहे हो। या अपना या पराया, कहते हैं झूठ या सच। कोई भी बात या तो झूठ हो सकती है या तो सच हो सकती है, ठीक है। पाप और पुण्य, राधा और कृष्ण, अन्न और जल, नर और नारी, गुण और दोष, देश और विदेश। इसी तरह और भी बहुत सारे, दीज आर सम एग्जाम्पल्स। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, तो इससे आपको भी काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। नाउ द्विगु समास। देखो द्विगु वर्ड, अगर इसका ये वर्ड देखें द्वि, संस्कृत अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा, थोड़े बहुत जानते होंगे। द्वि संस्कृत में होता है टू, दो। अगर हिंदी में बोलूं, संस्कृत में हो गया द्वि, हिंदी में हो गया दो, और इंग्लिश में हो गया टू, राइट। और टू इज व्हाट, अ नंबर। टू इज अ नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, संख्या, ठीक है। तो द्विगु समास में पूर्व पद, जो पहला पद होता है, पूर्व पद उत्तर पद, पहला पद जो होता है पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होता है। और कभी कभी उत्तर पद, मतलब दिस वन, उत्तर पद भी संख्यावाचक हो सकता है कभी कभी, बहुत रेयर है, ठीक है। लेकिन होप सो आपको जो भी आएंगे वो हमेशा पूर्व पद ही रहेगा। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है। देखो जो इस समास में जो संख्या है, आप अब ये जो संख्या आपको रहेगी पूर्व पद, वो किसी समूह को दर्शाती है। देखो अब यहाँ पर द्वि तो मैंने, एक सेकेंड, इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया नंबर। इसका मतलब चलो मैं आपको बताती हूँ। क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिखा मैंने, ग्रुप, राइट, ग्रुप। तो मतलब पहला वाला जो पूर्व पद होगा वो एक नंबर होगा, दूसरा वाला जो होगा वो एक ग्रुप को मतलब दर्शाएगी, यहाँ पर समूह को दर्शाएगी। ग्रुप का मतलब समूह भी होता है, ठीक है, ओके। देखो तो नव ग्रह, नव क्या है, नंबर 9, तो ग्रह मतलब ग्रहों, तो 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंच मतलब 5, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों, त्रि मतलब 3, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह।
त्रिकोण, सप्ताह, तिरंगा, चतुर्वेद। ओके, त्रिकोण, अच्छा मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दी। सी, तो त्रिकोण ये क्या है? ट्रायंगल, इंग्लिश में आप जानते होगे, हिंदी में से त्रिकोण बोलते हैं। और ये जो होता है ये अपना एंगल होता है, मालूम होगा आपको, ये एंगल बोलते हैं, हिंदी में से कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने कोण हुए हैं? 1 2 3, बन गए त्रिकोण। तो 3 कोणों का समूह। समझ में आई बात? 3 कोणों का समाहार। ओके, देखो ये आप अगर इसे अपने नोटबुक में लिख लो तो और भी अच्छी बात है, एक आपके माइंड में, ठीक है अभी ये सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन अगर आपने फिर से थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस नहीं किया तो शायद भूल सकते हो। अगर लेकिन लिखने के साथ, पढ़ने के साथ साथ अगर आप इसे लिख भी लेते हो या फिर बाद में एक बार अच्छे से समझ लो, दोबारा इसे लिख लोगे, तो फिर वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव क्या होते हैं समझो, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो वह अव्ययी होते हैं। ठीक है, इसमें अव्ययी पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलते, वह हमेशा एक जैसा होता है। समझ में नहीं आया होगा, चलो ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। देखो, जिस समास का पूर्व पद, ठीक है, पहला पद, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्ययी हो। अव्ययी हो मतलब पहला पद जो है वो अव्ययी हो। अब अव्ययी होता क्या है? अव्ययी जो लिखा है ना वो अव्ययी से बना है। ठीक है, अव्ययी से बना है। अब अव्ययी होता क्या है आप ये समझो। अव्ययी ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जो नहीं बदलते हैं। और जैसे, ठीक है, जैसे कि आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत और भी बहुत सारे उपसर्ग हैं। ठीक है, अब ये एक अलग ही टॉपिक है और बहुत ज़्यादा है, मतलब वास्ट टॉपिक है। अगर वो इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के सिलेबस में तो आई विल कवर दैट, डोंट वरी। बट आप यहाँ पर बस ये समझो कि अव्ययी भाव वाले जो होते हैं ना, अगर आप ध्यान दोगे तो स्टार्टिंग में जो पूर्व पद होता है, ठीक है, पूर्व पद में हमेशा आपका क्या होता है? आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर जैसे उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय तो आपको मालूम होना चाहिए, राइट। उपसर्ग जब हम पहले किसी वर्ड में लगाते हैं और प्रत्यय जब हम लास्ट में किसी शब्द में लगाते हैं, दैट इज प्रत्यय, राइट। तो उपसर्ग हमेशा ऐसे होते हैं, जैसे यथाशक्ति, यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। प्रति, प्रति दिन, प्रत्येक दिन। आ, जन्म, जन्म से लेकर। आ, मरण, मृत्यु तक। अ, भूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ हो। निर्भय, बिना भय के। अनुकूल, मन के अनुसार। भर, भर पेट मतलब पेट भर कर। बेशक, शक के बिना। खूबसूरत, अच्छी सूरत वाली। अब हाँ, ये दोनों देखो। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो न आ है, न अ है, न अनु है, न प्रत्यय, कुछ भी नहीं है। ये कैसे समझेंगे? ये ऐसे समझना है डियर, यहाँ पर देखो रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, एक ही वर्ड का। घर, घर। रातों रात मतलब रात रात। घर, घर। धीरे धीरे। तो जब रिपीटेशन होता है ना, तो यहाँ पर आप समझ जाओ ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, घर घर मतलब प्रत्येक घर, रातों रात मतलब रात ही रात में। होप सो आपका ये क्लियर हो गया होगा। कर्मधारय समास, चलो समझते हैं। चलो अभी इसे देखना बंद करो, मैं एग्जाम्पल के लिए इसे यहाँ पर दी हूँ, ठीक है। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद मजे लास्ट वाला पद, ये वाला, वो प्रधान हो, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं, जो समास में विशेषण विशेष है। अब यहाँ पर ये नई बात आ गई,
है ना, विशेषण, विशेष या उपमेय, उपमान। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो आप लोग, मिलकर बनते हैं। जिनको मालूम होगा विशेषण, विशेष या उपमेय, उपमान, ये भी एक अलग ही टॉपिक हो जाते हैं, तो वो समझ रहे होंगे। बाकी डोंट वरी, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखो कर्मधारय समास में क्या होता है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु की, ये इम्पॉर्टेंट है, कर्मधारय समास में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता का बोध होते हैं, ठीक है। और जब उसका विग्रह करते हैं, कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने पे हमें कैसा मिलता है जो, के समान है जो, ये दोनों चीज़ मिलते हैं विग्रह करने में। कैसे, चलो देखते हैं। चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमा के समान मुख वाला। मुख कैसा है, चंद्रमा कैसा। यहाँ पे विशेषता बता रही हूँ ना, चंद्रमा के समान, चंद्रमा जैसा मुख है, इतना खूबसूरत है। चंद्रमा को ब्यूटी से मतलब इंडिकेट किया जाता है, तो चंद्रमा के समान मुख वाला विशेषता हो गया ये। और यहाँ पर देखो, जब हमने विग्रह किया तो हमने ये क्या लिखा है, के समान। मैंने बोला ना, यहाँ पर जैसे हम इसका विग्रह करते हैं तो है जो और के समान यूज़ करते हैं। समझ में आई बात। दही वड़ा, दिस दही वड़ा, दही में डूबा वड़ा, विशेषता हो रहा है, राइट। देखो और कुछ कुछ एक्सेप्शनल भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जितना पढ़ोगे आपको उतना मालूम होता जाएगा, है ना। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, गुरु के समान देव, विशेषता। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो आसमान, गगन मतलब आसमान, नीला है जो आसमान मतलब आसमान की विशेषता है। नील कमल, नील गगन, समझ में आ गए, गुड। ना तत्पुरुष समास, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो अलग थोड़े मतलब डिफरेंट जो होते हैं टाइप्स, थोड़ा वो भी हम लोग कवर करेंगे। और इजी है इसलिए यहाँ पर मैंने इसे दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इफ़ यू डोंट वांट देन नो प्रॉब्लम, बट मुझे लगता है आप ये जान जाओगे, डोंट वरी। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो। अब देखो यहाँ पर कैसे समझेंगे, तत्पुरुष, उत्तर पद है ना पुरुष, और पुरुष खुद को मतलब क्या समझते हैं, थोड़ी से प्रधान समझते हैं ना, वो घर पे प्रधान होते हैं घर में, राइट। तो उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, डोंट वरी, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आप बस इतना समझो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। यह कारक से जुड़ा समास होता है। कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक आपको मालूम है क्या, कारक इज ऑल्सो अनदर टॉपिक। कारक क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो ये क्या हो गया, ये कारक हो गया, कारक विभक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप इसका विग्रह रहता है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं, कारक आते हैं, और कारक को हटा दो तो बन जाता है समस्त पद, ठीक है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप मतलब रिमूव हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया ना, जैसे राजा, चलो इसी कहते हैं धर्म का ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ का रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया, कारक रिमूव हो गया, लोप हो गया इसका, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। राजा का कुमार मतलब बेटा भी होता है, सॉरी, कुमार मतलब आपका बेटा भी होता है, ठीक है। तो राजा का कुमार राजकुमार। तुलसीदास द्वारा, हाँ ही इज राजकुमार, तुलसीदास द्वारा कृत, मतलब तुलसीदास जी, आप सभी को मालूम होंगे तुलसीदास कौन थे। कृत मतलब उनकी कृति, उन्होंने जो लिखा था, जो चीज़ें उनके द्वारा लिखी गई थी, तुलसीदास द्वारा कृत, तो तुलसीदास कृत, ठीक है। नाउ दीज आर टाइप्स ऑफ तत्पुरुष समास। एक्चुअली अगर आपको मालूम होगा कारक, तो आप अभी अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप मेरे सामने रहते तो कारक अभी आपको 10 मिनट में मैंने ग्लास में घोल करके आपको पिला दिया होता। कर्म किस तरह याद करते हैं कारक, कर्ता ने
कर्म को करण से या करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है। तो इस तरह से लर्न करते हैं। अगर आपने इसे इस तरह लर्न कर लिया ना तो फिर बहुत ईजी है कारक। ठीक है, अब कारक के यहाँ पर 7 टाइप्स होते हैं, लेकिन कर्ता हमें नहीं पढ़ते है, कर्ता ने वाला नहीं। ठीक है, आपको ये वाला यहाँ पर जब हम तत्पुरुष समास का अलग अलग पार्ट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। कर्म, कर्म का क्या होता है? को कारक। ठीक है, जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाली, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ग्रंथ को लिखने वाली, ग्रंथकार। तो ये कौन से समास हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। हम इस तरह बोलेंगे, क्या हो गया ये? कर्म तत्पुरुष समास। इसी तरह नेक्स्ट करण तत्पुरुष, इसकी विभक्ति क्या होती है? के द्वारा या से। जैसे वाल्मीकि रचित या फिर तुलसीदास कृत, तो वाल्मीकि के द्वारा रचित। ठीक है, तो ये क्या हो गया? करण तत्पुरुष समासकार। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान के लिए, राइट, के लिए, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। तो यहाँ पर इसका लोप हो गया, लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं? सत्य के लिए आग्रह, दैट इज संप्रदान तत्पुरुष समास। ओके, अपादान तत्पुरुष से। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आप बोलोगे मैम करण में भी तो आपने से बताया, अपादान में भी आप बता रहे हो से, लेकिन करण में क्या होता है? वो युक्त होता है और अपादान में वो मुक्त होता है। कैसे? अब जैसे मैं आपको बोलूँ रोगग्रस्त, ठीक है, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? रोग से ग्रस्त। ठीक है, मतलब डिजीज है, रोग है उसमें, रोग से ग्रस्त। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ रोग मुक्त, क्या हो जाएगा? रोग से मुक्त, मतलब अलग। तो ये जो अपादान है ना यहाँ पर, वो अलग हो जाता है। उस जब अलग होने की भावना उसमें व्यक्त होती है, मिली होती है, तो उसे कहते हैं। अब जैसे हाँ, अच्छा एग्जाम्पल है पथ भ्रष्ट, मतलब पथ से भ्रष्ट, रास्ता से भ्रष्ट हो गया, अलग हो गया है, विचलित हो गया है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का के की होती है। संबंध मतलब ये तो मालूम चल ही रहा है, रिलेशन। ठीक है, मान लो मैंने कहा कि ये किसका बैग है, तो मैं क्या बोल रही हूँ? किसका बैग है? फिर आप बोलोगे ये राम का बैग है। संबंध दिखा रहे हैं ना, राम का बैग से संबंध दिखाता है कौन? ये विभक्ति का। समझ में आई? तो इसी तरह का के की है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। तो राजसभा, राजा की सभा। गॉट इट? नेक्स्ट अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में या पर होता है, अधिकरण होते हैं। जैसे जल समाधि, जल में समाधि में आ गया, तो ये क्या हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समास। अब आता है आपका बहुव्रीहि समास। समझो ये क्या होता है। इस सबसे पहले बहुव्रीहि में ब से है वर्ड, बहु मतलब व्रीहि, तो क्या आप इसे बाहर रिलेट कर सकते हो इस वर्ड को? बहुव्रीहि, बाहर, मतलब थोड़ा मिलाओ, रिलेट करो। ठीक है, बाहर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो वर्ड होते हैं ना, दोनों ही वर्ड को छोड़ के एक अलग ही मीनिंग निकलता है, एकदम बाहर मीनिंग। ठीक है, मतलब घर पे जितने लोग हैं, नहीं, बाहर से अलग से कोई बंदा वो इम्पोर्टेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं
तब वो तीसरा पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, मतलब बाहर वाला प्रधान हो जा रहा है। बहुव्रीहि समास। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ऐसे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। गजानन, गज का आनन मतलब सिर, आनन मतलब सिर। तो गणपति बप्पा का आपने देखा होगा जो सिर है, आनन, ठीक है, वो कैसा है? गज मतलब हाथी, हाथी जैसा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? गज का आनन है जिसका, दैट इज गणेश। तो मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पर आपको इस तरह इसे लिखना होता है विग्रह करके, गज का आनन है जिसका, जिसका मैंने बताया था विग्रह करने पर गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र, नेत्र मतलब आइज, आँख। तीन नेत्र हैं जिसके, शिव, किनके होते हैं? शिव जी के। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किनको कहा जाता है नीलकंठ? शिव जी को ही। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, उदर मतलब क्या होता है? पेट, गणपति बप्पा का पेट। तो मतलब मोटा है जिसका उदर, हो गए गणपति, गणेश। दशानन, दशानन सी, 10, आनन मतलब मैंने क्या बोला? सिर। तो कितने सिर थे इसके? रावण के 10 सिर थे। तो रावण को क्या कहा जाता है? दशानन। 10 है आनन जिसके रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। देखो 4 भुजा हैं, 1 2 3 4, कौन हो गए 4 भुजाओं वाला? विष्णु। पीताम्बर, पीले हैं, देखो अंबर, इसका क्या हो जाएगा? पीले हैं अंबर जिसके, और अंबर मतलब होता है वस्त्र, ठीक है, क्लॉथ, कपड़े, जिसके। कृष्ण, कृष्ण को पीताम्बर कहते हैं। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। देखो यहाँ विष्णु जी के हाथ में क्या है? चक्र है ना, तो चक्र को धारण करने वाला विष्णु। समझ में आई बात? गुड, होप सो आपका अभी तक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ थोड़ा सा अगर आप फिर से रिमाइंड करोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम कर्मधारय और बहुव्रीहि में आपने थोड़ा बहुत सिमिलर बताया, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे मतलब मालूम करेंगे। देखो कर्मधारय में क्या बताया था मैंने और बहुव्रीहि में, इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए, विग्रह पर, ठीक है, विग्रह करके। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण, कर्मधारय में एक पद विशेषण होता है, विशेषता होती है, और दूसरा पद विशेष्य, विशेष्य मतलब जिसके बारे में विशेषता की जा रही है। नील गगन में नील, नील विशेषण है और गगन की विशेषता की जा रही है। इसी तरह चरण कमल में चरण क्या है? उपमेय मतलब जिस विशेषता, ठीक है, और कमल क्या, चरण क्या हो गया आपका? विशेष्य, उपमेय मतलब विशेष है जिसकी विशेषता की जा रही है, और कमल मतलब कैसे विशेषता, उपमान हो गया। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। देखो एक एग्जाम्पल से अब यहाँ पर समझते हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, मतलब कंठ की विशेषता क्या हो गई? नीला, तो ये कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। अगर नीलकंठ का अगर आपने विग्रह किया है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, अगर आपने इस तरह विग्रह किया है तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि। अगर आपने बोला लंबोदर का विग्रह हुआ मोटे पेट वाला, मतलब लंबे पेट वाला भी कह सकते हो, मोटा लंबा इक्वल है, तो मोटे पेट वाला दैट इज कर्मधारय हो गया कि यहाँ पर विशेषता हो रहा है, मोटा पेट क्या हो गया? मतलब जिसका विशेषता किया जा रहा है, राइट। अगर आप इस तरह बोलते हो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि। समझ में आ रही है बात? महात्मा, महान है जो आत्मा, आप विशेषता कर रहे हो, इस आत्मा की आप विशेषता बता रहे हो महान, तो ये कर्मधारय हो गया। और महात्मा क्या हो गया? महान है जिसकी आत्मा अर्थात कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, बहुव्रीहि। इसी तरह कमल नयन हो गए हैं और पीताम्बर हो गए। देखो पीताम्बर कितना अच्छा एग्जाम्पल है, आप इससे क्लियर हो जाएगा। पीले हैं जो अंबर, ठीक है, पीले हैं जो अंबर मतलब वस्त्र,
विशेषता बता रहे हैं, अंबर वस्त्र की विशेषता कि पीला कलर का है, तो कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह लिखते हो पीले हैं अंबर जिसके अर्थात कृष्ण, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। गॉट इट? द्विगु। अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय का कैसे आप समझोगे? राइट, कर्म मतलब क्या होता है? वर्क मतलब काम, ठीक है, तो उसके लिए काम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहते हैं, ठीक है। उसकी विशेषता क्या होती है? मान लो अगर आपके पापा हैं, कोई आपसे पूछता है आपके पापा क्या करते हैं, आपके पापा मान लो जो भी हैं, ठीक है, तो वो उस काम से पहचाने जाते हैं, वो उनकी विशेषता हो गई। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर कर्मधारय में विशेषता पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, कि किसी की क्या विशेषता है, जो उसे धारण करने वाला है उसकी क्या विशेषता है। और बहुव्रीहि मतलब बाहर, मतलब बिल्कुल अलग। चलो शायद ये एग्जाम्पल रिलेट कर पाओ आप लोग। नाउ द्विगु और बहुव्रीहि में क्या अंतर होते हैं समझो। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, वो तो आपको अच्छे से मालूम हो गया, ठीक है, और दूसरा पद विशेष्य होते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकती हो कि मैम आपने बोला था कि अगर पूर्व पद कोई संख्या हो तो आप द्विगु बोल देना, लेकिन आप तो उसे बहुव्रीहि भी बोल रहे हो। यहाँ पर देखो त्रिलोचन, मैंने आपको बताया था ना कि अगर त्रि कोई नंबर है तो द्विगु कर दो, लेकिन दूसरे ही टाइम मैंने बहुव्रीहि में आपको बताया क्या, कि अगर उसका मीनिंग कुछ अलग निकल रहा है तो वो बहुव्रीहि कर दो, राइट। देखो समझते हैं इसे। पंचवटी, 5 वटों का समाहार, तो द्विगु हो गया। मतलब आपको थोड़ा इसे, इतना भी आसान नहीं है समास, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा डिफरेंस, तब जाके आप बहुत इस पे मतलब कमांड कर सकते हो। 5 वटों का समाहार तो द्विगु समास हो गया। 5 वटों से घिरा एक निश्चित स्थल अर्थात दंडकारण्य स्थित, वह जहाँ वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था, ठीक है, यहाँ पर वो लोग रहे थे, मतलब राम जी सीता जी लोग जहाँ पर रहते उसे भी पंचवटी कहते हैं, राइट। ये जो अपने नासिक में पंचवटी है, राइट, वो क्या है? 5 वटों से घिरा हुआ एक जगह है। त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह, लोचन मतलब होता है आइस, तो 3 लोचनों का समूह, तो ये द्विगु हो गया। लेकिन जब आप इसका विग्रह करते हो 3 लोचन हैं जिसके अर्थात शिव, तो वो बहुव्रीहि हो गया। दशानन मतलब 10 आनन का समूह, द्विगु हो गया। दशानन 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो वो बहुव्रीहि हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, एक काम करो आप, ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने स्लाइड में बनाए हैं, ये सारी चीज़ें आप नोटबुक में लिख लो, तो फिर मतलब सही है, बहुत सही, अच्छा रहेगा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हो, ओके। और दूसरी बात, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी और फिर उसके बाद आप लोग ट्राई करना, ओके। चलो, थैंक यू।